गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो कौन कौन से कारक हैं जो मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख कारक दिया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक इस प्रकार है। पहला पॉइंट में देखो, जनक सेल, जो मेन सेल होता है, ठीक है, मृदा का रंग, जैसे जनक सेल इसके अंतर्गत है। मृदा का रंग, स्ट्रक्चर, संरचना, रासायनिक गुण, पारंगम्यता आदि इस चट्टान अथवा सेल पर निर्भर करती है कि जिसके अपक्षय से उसका निर्माण हुआ है। जनक सेल पर ही मृदा की बनावट निर्भर करती है। जनक सेल में देखो, जैसे हम लोग काली मिट्टी, लाल मिट्टी, फिर अलग अलग दोमट मिट्टी, ये सब जो अलग अलग मिट्टी का हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसका मुख्य डिपेंड करता है कि जनक सेल कि वो किस सेल से टूटकर वो मिट्टी बना हुआ है, तो उसी का कलर वहाँ पर कुछ न कुछ अंश पाया जाता है। फिर उसमें उसका रासायनिक गुण, उसका जो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, उस प्रॉपर्टीज उस सॉइल में आ जाते हैं। मान लें कोई मिट्टी में फॉस्फोरस ज़्यादा पाया जाता है, कोई मिट्टी में जिंक ज़्यादा पाया जाता है, कोई मिट्टी में कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि वो उसी प्रकार के चट्टानों, जिसका मेन जो होता है, जिसको हम लोग जनक सेल, जो मेन सेल होता है, वो सेल से टूट के बना हुआ है। तो मान लिया कि जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, तो वैसे सेल टूट के क्या बनना है, जो मिट्टी बना है उस मिट्टी में भी कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहेगी। तो ये मुख्य रूप से मृदा का कलर, स्ट्रक्चर, रासायनिक गुण और पारंगम्यता आदि उस चट्टान अथवा सेल पर निर्भर करती है जिसके अपक्षय से उसका निर्माण हुआ है, यानी उसका कटिंग से इसका निर्माण हुआ है जिस मिट्टी का। ठीक है, तो वो जनक सेल का कुछ प्रॉपर्टीज अपने पास रखते हैं। उसका कलर रख सकते हैं, स्ट्रक्चर रख सकते हैं, फिर उसका केमिकल प्रॉपर्टीज रख सकते हैं। जनक सेल पर ही मृदा बनावट निर्भर करती है। दूसरा में देखो, स्थलाकृति, वो ढलान की प्रकृति डिपेंड ये भी करता है कि स्थलाकृति किस तरह का स्थलाकृति है, वो ढलान की प्रकृति। ढलान जैसे हम लोग जानते हैं, ऊपर से नीचे का जो ढलान होता है, कितना ज़्यादा ढलान है। मृदा निर्माण में स्थलाकृति यानी जो जमीन का सतह की आकृति अथवा ढलान की प्रकृति भूमिका महत्वपूर्ण है। ढलान की प्रकृति मृदा की जमावट निर्धारित करती है। तो ढलान रहती है तो मृदा की जमावट निर्धारित करती है। सीधी अथवा खड़ी ढलान पर मृदा का परत महीन होगी, जबकि कम ढलान वाले क्षेत्र में मृदा की मोटी परत होगी। ठीक है, तो हम लोग जैसे देखते हैं कि जितना भी ढलान जगह पर होता है वहाँ पर मृदा की जमावट कम होती है, जबकि सीधी अथवा खड़ी ढलान पर मृदा की परत महीन। सीधी और खड़ी ढलान जहाँ पर होती है वहाँ पर क्या, मिट्टी की महीन परत बनती है, जबकि कम ढलान वाले क्षेत्र में यानी समतली इलाका क्षेत्र में क्या होता है, मृदा की मोटी परतें होती है। ठीक है, ये होगा स्थलाकृति और उसके ढलान की प्रकृति। ढलान वाले में होगा, लेकिन मृदा की सीधी और खड़ी ढलान होती है और उसमें महीन परत होती है। साथ ही साथ हम लोग यदि उसके कंपेरिजन में हम लोग देखते हैं, कम ढलान वाले क्षेत्र यानी मैदानी इलाका में कम ढलान होता है, तो देखते हैं जिस इलाका में वो पानी मान लिया कि स्लो बहता है, तो वहाँ पर देखते हैं मिट्टी की मोटी परत पाई जाती है। तीसरा पॉइंट में देखो, वनस्पति और जंतु। ठीक है, तो जिस तरह से पेड़ पौधे और जीव जंतु किस तरह से होता है, देखो जिस क्षेत्र में पेड़ पौधे और जीव जंतु जितने अधिक होंगे, उस क्षेत्र में मृदा निर्माण की दर उतनी ही तीव्र होगी। जैविक पदार्थ सड़ते हैं और पोषक तत्व का पुनश्चक्रण करते हैं। तो जिस जगह पे पेड़ पौधा और जीव जंतु ज़्यादा होते हैं, वैसी जगह पे मिट्टी का जो निर्माण होता है दर तीव्र होती है, किसके, बाकी जगह की तुलना में। क्योंकि इस पर ये निर्भर करता है कि वहाँ पर जितने भी हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे पत्ते सड़ जाते हैं, उससे मिट्टी का निर्माण होता है। जीव जंतु रहते हैं, वो मर जाते हैं, तो उसका अवशेष से ये जो प्रोसेसिंग होता है मिट्टी बनने की, कुछ न कुछ उससे धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जबकि नॉर्मल ज़मीन में मिट्टी के निर्माण बहुत स्लो प्रोसेस से
होता है। यानी जीव जंतु, जहाँ पर जीव जंतु वनस्पति पाए जाते हैं, वहाँ नॉर्मल जगह के तुलना में अधिक तीव्र गति से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। अब देखो हम लोगों का डिपेंड करता है जलवायु। जलवायु में देखो चौथा पॉइंट, वर्षा और तापमान मृदा निर्माण के प्रमुख निर्धारक है। तो हाँ, हमने जैसे कि जाने कि जलवायु का भी बहुत बड़ा भूमिका होता है मिट्टी के निर्माण में। उसमें से देखो वर्षा और तापमान मृदा निर्माण के प्रमुख निर्धारक हैं। सर्दी, गर्मी या बरसात चट्टानों का तेजी से अपक्षयन करती है। तो जिस तरह से मौसम चेंज होते हैं, जलवायु चेंज होते हैं, उसमें क्या होता है, जलवायु में क्या सर्दी गर्मी जिस मौसम चेंज होते हैं तो उस दौरान क्या होता है, बरसात में चट्टानों का तेजी से अपक्षयन होता है। कभी ज़्यादा धूप मिलता है, ज़्यादा बारिश होता है, जिसके कारण वो चट्टानों का अपक्षयन होता है। अतः स्थान विशेष की जलवायु वहाँ के मृदा की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। तो वो स्थान विशेष की जलवायु वहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। कहाँ की उपजाऊ मिट्टी होगी, कहीं की अनुपजाऊ मिट्टी होगी, कहाँ मिट्टी बनने की प्रोसेसिंग जो होता है वो अलग अलग होता है। अब देखो समय, जैसा कि हम जानते हैं कि मृदा निर्माण एक धीमी और निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ये जो मृदा का निर्माण होता है वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, लेकिन अत्यंत ही धीमी प्रक्रिया है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे मृदा का परत की मोटाई बढ़ती जाती है, लेकिन हम लोग एक जनरेशन 2 जनरेशन में तो पता ही नहीं चलता है कि मिट्टी की परत बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, क्योंकि हम लोग का जो लाइफ स्पेन होता है, जीवन काल होता है 60 से 70 साल, एक एवरेज माना गया है। उस एवरेज में हम लोग उतना कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं कि मिट्टी की परत बढ़ी है, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़ती है, लेकिन इतना धीमी प्रोसेस है कि जिसके कारण हम लोग समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं कि मिट्टी की परत बढ़ती है, लेकिन कुछ न कुछ बढ़ती है। ये एक धीमी प्रोसेस है और निरंतर चलने वाली, कभी रुकने वाली नहीं है। तो ये सब जितने भी वैज्ञानिक लोग होते हैं वो लोग अपना जांच के द्वारा, जियोलॉजिस्ट लोग, ठीक है, जो ज़मीन के बारे में स्पेशलिस्ट होते हैं, वो लोग जब टेस्ट करते हैं तो उससे पता चलता है कि मिट्टी की जो बनने की प्रक्रिया है स्लो है और बहुत धीमी प्रोसेस और हाँ एक निरंतर प्रक्रिया है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखो मृदा परिच्छेदिका, यानी जो मिट्टी की परत, ठीक है। अब देखो मृदा निर्माण की प्रक्रिया में जनक सेल से ऊपरी सतह तक मृदा की कई परत बनती है। तो हम जानते हैं कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया में जनक सेल की ऊपरी सतह तक मृदा की कोई परतें बन जाती, ये मृदा के संस्तर कहलाती है। मृदा के स्तर, ठीक है, स्तरों सहित सतह के जनक सेल तक की अनुलंब को काट मृदा परिच्छेदिका कहलाते हैं। मृदा की परतों के मुख्य रूप से 4 स्तरों में बांटा गया है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 7 के साइंस में, ठीक है, होरिजन ए बी डी इस तरह से, और लास्ट में हम लोग बेडरॉक 4 को जो पढ़े हैं ना, ए बी सी और लास्ट में बेडरॉक। तो अलग अलग जो मृदा का जोन हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 7 के साइंस में, ठीक है, सॉइल वाला चैप्टर में वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो पहला, ठीक है, ए होरिजन जिसको बोलते हैं, ह्यूमस युक्त ऊपरी सतह संस्तर ए, मृदा की इस परत में ह्यूमस अथवा जैविक पदार्थ अधिकता होती है। यह गहरे रंग के होते हैं और पेड़ पौधे के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो जो मिट्टी का सबसे ऊपरी परत होता है जिसको हम लोग संस्तर ए बोलते हैं, ह्यूमस युक्त ऊपरी सतह, उसमें क्या होता है, ह्यूमस और जैव पदार्थों की अधिकता होती है। यह गहरे रंग के होते हैं और यह पेड़ पौधे के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरा देखो उपमृदा संस्तर बी, मृदा की इस निचली परत में बालू, रेत और गाद पाई जाती है। तो दूसरी परत में क्या पाई जाती है, होरिजन 2 में मृदा की इस निचली परत में बालू, रेत और गाद पाई जाती है। तो इसमें कुछ बालू भी पाए जाते हैं, रेत पाए जाते हैं, उसमें गाद पाई जाती है। इस परत में जैविक पदार्थों की मात्रा सीमित होती है, किंतु इसमें लवणों की आवश्यकता होती है।
संस्तर ओ और वो दोनों सही अर्थों में मृदा है। तीसरा में देखो, अपक्षैत जनक सेल संस्तर स, यह मृदा की तीसरी निचली परत होती है। इस परत में जनक सेल के छोटे छोटे खंड होते हैं। मृदा की ऊपरी परतों का निर्माण इन्हीं सेलों खंडों से होती है। उसी तरह से चौथा सेल देखो, जनक सेल, जिसको हम लोग बेडरेक बोलते हैं, यह मृदा की सबसे निचली परत होती है और इस परत में जनक सेल अपने मूल ठोस रूप में पाई जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखें, मृदा परिच्छेदिका यानी मृदा का जो या लैंड का जो हॉरिजन है, परिच्छेदिका है, परत है, ठीक है। मृदा का जो परत है, ये परत के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, पढ़े हैं ना, ए बी सी और डी, जिसको हम लोग बेडरॉक भी बोलते थे, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ देखो, साइंस में ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 7 में। ये है देखो हॉरिजन ए, ये है देखो हॉरिजन बी, ठीक है। ये क्या है, ये हम लोगों का हॉरिजन ए है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। पत्तों के अवशेष आदि सब जैव पदार्थ पाए जाते हैं। दूसरा यह है देखो हॉरिजन बी, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तीसरा देखो हॉरिजन सी, यहाँ से यहाँ, और चौथा है हॉरिजन डी, जिसको हम लोग बेडरॉक भी कहते हैं। तो ये चारों जो मृदा का ये चार प्रकार के जो हॉरिजन होते हैं, लेयर हैं, ये मेन जो सबसे नीचे जो बेडरॉक होते हैं, जो जनक सेल होते हैं, वो चट्टान का यानी रॉक्स का जो ओरिजिनल रूप होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखो मृदा के संस्तर सहित सतह जनक सेल तक अनुलंब काट मृदा को मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। ये यदि पूछेगा तो लिख देना है, ठीक है। अब देखो मृदा की प्रकार, ठीक है। हमने अभी पढ़ा कि मृदा की बनावट, संरचना, मोटाई जनक सेल और उसके स्थान पर जलवायु पर निर्भर करती है। अभी अभी हम लोग मृदा परिच्छेदिका में पढ़े कि किस तरह से मृदा की बनावट होती है, संरचना होती है, उसकी मोटाई जनक सेल और उसके स्थान की जलवायु पर ही निर्भर करती है। इस आधार पर विभिन्न प्रकार की मृदा का वर्गीकरण किया गया है। नीचे दी गई तालिका में मृदा के प्रकार और उनकी विशेषताएं दी गई है। तो यहाँ पर नीचे कुछ है देखो, मृदा की प्रकार दिया हुआ है और उसकी विशेषता क्या खासियत है उस मृदा का, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तुमको ये सब तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आने वाला क्लास 10 में भी सब काम है। देखो जलोढ़ मृदा, इसे हम टाइप्स ऑफ सॉयल हम क्लास 7 के साइंस में तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, कोर्स से पढ़े होंगे तो तुम लोग अवश्य जानेंगे, ठीक है। तो देखो जलोढ़ मृदा निर्माण देखो, नदियों द्वारा लाई गई गाद से निर्मित, यानी नदी के द्वारा जो हम लोग देखते हैं बारिश के दिनों में जब अत्यधिक मात्रा में बाढ़ आती है तो चारों ओर पानी फैल जाता है। जैसे ही पानी कम होता है तो देखते हैं वहाँ मिट्टी के विभिन्न टाइप का परत दिखता है, महीन महीन चिकनी टाइप का मिट्टी जो दिखता है वो होता है नदी द्वारा लाई गई गाद से निर्मित, और उससे जो मिट्टी बनता है वो होता है जलोढ़ मृदा। उसकी विशेषता क्या है, देखो निर्माण इस तरह से होता है। जलोढ़ मृदा कैसे होता है, नदी द्वारा लाई गई गाद से, बाढ़ों, ये सबसे ज़्यादा हम लोग को बाढ़ के समय देखने को मिलता है, यानी नदी द्वारा लाई गाद से यह मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, ठीक है। इसमें क्या होती है, ह्यूमस की अधिक मात्रा होने के कारण यह अत्यंत उपजाऊ होता है। इस मिट्टी में यानी जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस यानी उपजाऊता ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद वह क्षेत्र, भारत का उत्तरी डेल्टा क्षेत्र, ठीक है, भारत का उत्तरी मैदान डेल्टा क्षेत्र, ठीक है। इस चीज़ को याद रखो कि उत्तर भारत में जो समतलीकरण ज़्यादा ज़मीन है जिसके कारण वहाँ खेती भी होता है, और उत्तर भारत में बहने वाली सभी नदियाँ प्राय डेल्टा का निर्माण करती है। और समतली इलाका होने के कारण नदी का बहाव तीव्र नहीं, स्लो हो जाता है, जिसके कारण बाढ़ों के दिनों में ज़्यादातर गाद लाती है और इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण करती है, जिसे हम लोग गंगा का उत्तरी मैदान कहते हैं। जहाँ पर डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और जो हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। उस डेल्टा क्षेत्र में
क्या मिट्टी पाए जाते हैं? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उपजाऊ होने के कारण फसलों के ये मिट्टी में उपजाऊता होने के कारण ये फसलों के अनुकूल है। दूसरा देखो काली मिट्टी। काली मिट्टी ये प्राय हम देखते हैं कि हमारे भारत के पश्चिमी क्षेत्र में यानी खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इस प्रदेशों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है। काली मिट्टी देखो ज्वालामुखी से निकले लौह, तो वल्केनों के दौरान ज्वालामुखी के दौरान निकले लौह, मैग्नीशियम, पोटास, दक्षिणी पठार, महाराष्ट्र, कपास व गन्ना, ये जो हम लोग देखे ये सभी अपना अपना विशेष क्षेत्र है। तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, काली मृदा ज्वालामुखी से निकले लावा के जमने तथा अपरदन से निर्मित होता है। तो ये निर्माण की प्रक्रिया इस तरह से होती है। क्या होती है? ज्वालामुखी से निकले लावा के जमने और अपरदन से ये निर्मित होती है। क्या? काली मिट्टी। तो ज्वालामुखी के दौरान जो भी लावा निकलता है उसके जमने के बाद अपरदन से जो निर्मित होता है वो मिट्टी काली मिट्टी कहलाता है। ठीक है। उसमें देखो विशेषता क्या होता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटास पाया जाता है आदि की अधिकता, किंतु जीव पदार्थ नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी। ये देखो लौह, मैग्नीशियम, पोटास ये सब की अधिकता पाई जाती है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। किसमें? काली मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी, जबकि आयरन, मैग्नीशियम, पोटास ये सब की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब देखो किस क्षेत्र में पाई जाती है, यहाँ पर देखो दक्षिण पठार, दक्षिण का पठार भी है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, जैसे कि मैंने अभी अभी बता दिया कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जो स्टेट है उसमें ज़्यादातर काली मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी पठार में भी कुछ कुछ पाए जाते हैं, और पश्चिमी राज्य जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इस सब में पाए जाते हैं। इस प्रमुख फसल कपास और गन्ना के लिए ये सबसे उपयुक्त मिट्टी है। ठीक है। ये कपास और गन्ना के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। अब हम लोग आते हैं लाल मिट्टी, रेड सॉइल। ठीक है। पुरानी अग्नेय चट्टानों के अपरदन, इग्नियस रॉक के अपरदन से निर्मित होता है। ठीक है। ये क्या है? ये देखो लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल पुरानी अग्नेय सेल, ओल्ड अग्नेय इग्नियस रॉक के अपरदन से होता है। कम खनिज होने के कारण कम उपजाऊ, लेकिन खाद व उर्वरक का प्रयोग से ये उपजाऊ होते हैं। हम जानते हैं कि कम खनिज होने के कारण इसमें खनिज बहुत कम पाया जाता है, जिसके कारण ये उपजाऊ भी बहुत कम होते हैं। परंतु इसमें यदि हम लोग फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं या कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हैं तो इसको उपजाऊ को हम लोग बढ़ाते हैं, और इसी के सहायता से हम इस मिट्टी में खेती करते हैं, हमारे किसान लोग करते हैं। ठीक है। हम जानते हैं कि झारखंड में सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है, और झारखंड में जो खेती किया जाता है लाल मिट्टी क्षेत्र में उसमें हम लोग फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। अब देखो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये देखो तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ भाग, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसमें से झारखंड का नाम नहीं है, परंतु झारखंड में भी लाल मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। इसके लिए प्रमुख देखो ज्वार, बाजरा, दाल आदि लाल मिट्टी के लिए उपयुक्त है। लेकिन हम लोग लाल मिट्टी में और भी बहुत सारे फसल उगाते हैं, परंतु इसके जो प्रमुख फसल हैं ये ज्वार, बाजरा, दाल, ये इसके प्रमुख फसल हैं। किसके? लाल मिट्टी में उगने वाले। उसके बाद देखो लेटराइट मिट्टी, भारी वर्षा के कारण मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत हटने के कारण। ठीक है। जब अत्यंत भारी वर्षा होता है तो उस दौरान मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत हटने के कारण जो मिट्टी बनती है वो मिट्टी कहलाती है लेटराइट मिट्टी। कम उपजाऊ होती है। ठीक है। ये देखो पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट होता है हम लोगों का, तटीय क्षेत्र वो रबर उन क्षेत्रों में जहाँ पर भारी आदि वर्षा होती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र वो उन क्षेत्र में जहाँ पर भारी वर्षा होती है, यानी हमारे पश्चिमी पठार जैसे नीलगिरी की पहाड़ी तरफ ये लेटराइट मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र वो, या जो पश्चिमी समुद्री तट का जितना भी क्षेत्र होता है
जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में भी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके लिए प्रमुख फसल देखो रबर, कॉफ़ी, चरागाह आदि। तो ये है लेटराइट मिट्टी। अब हम लोग देखते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी वहीं होता है जहाँ पर ज़्यादा पहाड़ पर्वत होते हैं, ठीक है। जैव पदार्थों के जमने से निर्मित होने के कारण प्रचुर मात्रा में ह्यूमस युक्त, ठीक है। तो जैव पदार्थ के जमने से निर्मित होने के कारण प्रचुर मात्रा में ह्यूमस युक्त होता है। इसी के कारण पर्वतीय मृदा होती है। यह अत्यंत उपजाऊ होता है, वनों जंगलों से आच्छादित पहाड़ी क्षेत्र में होती है। और इसके लिए प्रमुख जो फसल है वो चाय, कॉफ़ी, मसाले आदि। इसीलिए हम देखते हैं भारत में जो नीलगिरी की पहाड़ी होती है वहाँ पर पर्वतीय मिट्टी बनती है और वो बहुत ही उपजाऊ होने के कारण नीलगिरी की पहाड़ी यानी पश्चिमी घाट में हम लोग मसाला का खेती, केरल में हम लोग जो आज देखते हैं कि लगभग सारा मसाला का हर आइटम केरल में ही नीलगिरी की पहाड़ी सब क्षेत्र में उगाई जाती। और देखो फिर इधर हम लोग उत्तर भारत की ओर चले जाते हैं तो चाय, कॉफ़ी देखते हैं असम तरफ, ठीक है। दार्जिलिंग तरफ पहाड़ी इलाका होने के कारण पर्वतीय मिट्टी होती है और वहाँ पर चाय खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी बन पाती है। अब हम लोग देखते हैं छठा में मरुस्थलीय मिट्टी, जो हमारे पश्चिमी क्षेत्र यानी राजस्थान क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा कम उपजाऊ किंतु तुलना में ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होती है, मरुस्थलीय मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ से ये है, देखो ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक है, वहाँ वर्षा कम होती है, वाष्पीकरण ज़्यादा होती है, मरुस्थलीय मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कम उपजाऊ किंतु घुलनशील लवणों से युक्त पर्याप्त सिंचाई के कारण कृषि जगह होता है। यदि सिंचाई पर्याप्त मात्रा में हो गया तो वो कृषि जगह हम उसको बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर गर्म व कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा आदि क्षेत्र में, परंतु ये सब स्टेट में सिंचाई की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने के कारण से हम पर्याप्त मात्रा में खेती कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो ज्वार, बाजरा, जौ ये सब इसके प्रमुख फसल है। तो अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि मृदा अपरदन एवं निम्नीकरण। मृदा का अपरदन और निम्नीकरण हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है।